Hello, good morning students. Welcome back to the Miracle Education. Today we will gonna explore about the topics of FON1 and FON2, which is very important PYQ questions of your upcoming examination that will be held on 14th of July फॉर सेकेंड सेमेस्टर। हम लोग उस एग्जाम के लिए आज क्वेश्चंस को कुछ डील करेंगे जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और उसमें देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे मतलब कि पेपर लिख सकते हैं जिससे कि जो इन्विजिलेटर है, जो कॉपी चेकर है, वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं। उसमें हम लोग तरीका एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मतलब कि किस वे में पेपर को लिखना होता है, कैसे पेपर को रिप्रेजेंटेटिव वे में बना सकते हैं ताकि जो हम लोग का कॉपी चेकर है वो उसको अटेंशन को क्या करे, सीख कर सके, और मतलब वो कॉपी को काफी इंटरेस्टिंग और मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव वे में प्रेजेंट कर सके। तो उसके लिए आज हम लोग डील करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें कि हमारा एक टॉपिक होगा नर्सिंग से, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन से, हेल्थ से, कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर से, नर्सिंग प्रोसेस से और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन से। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे स्टूडेंट जिसको हमने चूज किया है, जिसको आज हम लोग डील आउट करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे बारीकी से कि कैसे एग्जाम में हम इन क्वेश्चंस को लिखेंगे और कैसे इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स एक्सेलरेट टुवर्ड्स दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिसमें स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है नर्सिंग से, व्हाट इज नर्सिंग और व्हाट इज नर्सिंग एज प्रोफेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नर्सिंग एज प्रोफेशन, बोथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट इज नर्सिंग एंड नर्सिंग एज प्रोफेशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है नर्सिंग टॉपिक। तो नर्सिंग टॉपिक से किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो नर्सिंग टॉपिक से क्वेश्चन हमारा स्प्लिटिंग वे में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट्स तो इस तरह से आएगा, डिफाइन नर्सिंग। फिर बी में पूछेगा स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द characteristics of nursing profession। फिर सी में पूछ सकता है स्टूडेंट्स explain the role and function of nurse। तो इस तरह से स्टूडेंट स्प्लिटिंग वे में लॉन्ग क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल डिफाइन नर्सिंग, फिर दूसरा होगा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तीसरा हो जाएगा एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नर्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट एग्जाम में तो आपको कैसे डील करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग नर्सिंग को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारा क्या था, डिफाइन नर्सिंग। ठीक है, तो नर्सिंग को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कभी भी स्टूडेंट्स अगर हमें डिफाइन पूछा जाए तो जो हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन होता है ए, बी और सी, जो ए होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा हमारा 2 मार्क्स का होता है, जो सी बी होता है वो 6 मार्क्स का होता है, और जो सी होता है वो हमेशा 7 मार्क्स का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी ये 10 मार्क्स से भी पूछा जाता है। तो हमेशा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें डिफाइन ही पूछता है स्टूडेंट्स, तो हमेशा डिफिनेशन को 2 वे में लिखते हैं। एक हम लोग एज ऑथर बेसिस पे लिखेंगे जो बुक में बताया गया है, और दूसरा हम लोगों को एज योर विश, मतलब कि जो आप लोग खुद से राइट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। तो हम लोग का डिफिनेशन में पूछा जाएगा व्हाट इज नर्सिंग, तो नर्सिंग को डिफाइन करेंगे हमेशा। पहले हमेशा क्वेश्चन को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहले आपको इस तरह से मेंशन करना, देन यू हैव टू राइट आंसर। ओके, फिर आपको इसमें लिखना है नर्सिंग, क्या पूछा था, नर्सिंग, व्हाट डिफाइन नर्सिंग, तो आपको लिखना है नर्सिंग। किसी भी डिफिनेशन को अगर आप पूछता है स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा डिफिनेशंस को पहले इस तरह से उसके ऊपर ये, उसके पहले किसी भी डिफिनेशन के ऊपर पहले हम लोग ये प्रीफिक्स लिखाएंगे। जैसे कि नर्सिंग पूछ रहा है तो डिफाइन नर्सिंग में लिखेंगे नर्सिंग इज डिफाइंड एज, उसके बाद जो हमारा आंसर है, जो हमारा कंटेंट है उसको हम लोग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन, तो उसको भी इस तरह से लिखेंगे कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज। ऐसे ही फर्दरली स्टूडेंट्स हम लोग सारे टॉपिक्स को हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे डील करना है, कैसे उसको हम लोग को लिखना है, ताकि जो हमारा पेपर जो चेक करेगा उसको बहुत ये चीज अटेंटिव वे में लगे और वो हम लोग को मार्क्स दे सके। ठीक है, तो नर्सिंग इज
डिफाइंड एज, पहले हम लोग क्या लिखे, प्रीफिक्स लगाए, नर्सिंग इज डिफाइंड एज, देन आफ्टर कॉमा लगाना है, फिर हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, क्या है आपके लिए नर्सिंग। तो नर्सिंग इज डिफाइंड एज, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग केयर टू द needy or sick, injured person in order to prevent, promote and rehabilitate the health of the individual is known as nursing या फिर nursing as profession. This is how you can write the definition in a very appropriate manner or a very representative manner. स्टूडेंट, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफिनेशन पूछा जाता है, आप हमेशा डिफिनेशन को पहले प्रीफिक्स लगाओगे कि फलाना इज डिफाइंड एज, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज, काइंड ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफाइंड एज। हमेशा आपको इस तरह से प्रीफिक्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है, ठीक है। तो उसमें हमेशा पहले नर्सिंग का डिफिनेशन पूछता है, तो 2 मार्क्स है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर ए जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और हम लोग इसी पैटर्न पे आज सारे टॉपिक को डील करने वाले, ठीक है। तो नर्सिंग में हम लोग पहले डिफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हम लोग ये एड ऑन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नर्सिंग का जो भी मतलब फुल फॉर्म होता है, एन से नोबिलिटी, यू से यूजफुलनेस, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस से सिंप्लिसिटी, ई से इफिशियंसी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे मैनर से निमोनिक्स यूज करके आपको नर्सिंग का क्या करना है, डिफिनेशन बताना है। तो आपको इसमें स्टूडेंट्स पूरे 2 के 2 मार्क्स एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर पेपर इन अ वेरी गुड मैनर। नाउ कम टू द सेकंड थिंग, दूसरा क्या पूछ सकता है, व्हाट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, मतलब कि क्या हमारा नर्सिंग प्रोफेशन, ये किस प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा है, नर्सिंग के बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेज या फिर नर्सिंग, यहाँ पे नर्सिंग या फिर नर्सेज भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज के बारे में अगर पूछता है स्टूडेंट, जैसे कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेज, तो उसको हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट, फ्लो चार्ट में बनाएंगे। यहाँ पे तो फ्लो चार्ट नहीं बना हुआ है, यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है, पर देखिए आपको हमेशा आंसर को फ्लो चार्ट में, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है ना, क्वेश्चन में यही पूछेगा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेज। तो ऑलवेज लर्न स्टूडेंट्स, ऑलवेज यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट, क्योंकि ये हमारा लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो आपको फ्लो चार्ट बनाना ही होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं एक खाली स्पेस पे आप लोग को बना के दिखाती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो पहले इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के लिए ऐसे ड्रॉ कर लोगे, देन यू हैव टू लाइक दिस 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 एंड दिस, देन यू जस्ट ड्रॉ द लाइंस, जितने आपके पास पॉइंट्स है आप उतने लाइंस ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 6 पॉइंट डालने ही डालने होंगे। देन वन बाय वन उन 6 पॉइंट्स को आपको एक एक 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ज्यादा नहीं, बस हार्डली एक एक 2-2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है उन सारी लाइंस को। तो हम लोग मार्क कर देंगे, आपको एग्जामिनर को एग्जाम में दिखाना है कि आप कितने पॉइंट्स ऐड कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट्स। तो हम लोग सबसे पहले मार्किंग कर देंगे कि हाँ आपसे पूछा गया क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेज, तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेज आर एज फॉलोज, ठीक है। तो इस तरह से बना करके आपको इन सभी को क्या करना है, एक क्लाउड में फिल कर देना है, ठीक है।
तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट जो बनाओगे, जिस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करोगे, हेडिंग दोगे। उसमें हेडिंग देना मैंडेटरी होता है। हेडिंग के थ्रू आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि हाँ आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हो। एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर नहीं पलटना पड़ेगा, जिससे कि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो डायरेक्ट हेडिंग से समझ जाएगा कि बच्चे ने इस टॉपिक के बारे में आंसर लिखा है। एंड ऑलवेज मेंशन द क्वेश्चन नंबर, हमेशा हम लोग क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। 1 का ए हम लोग नर्सिंग डिफाइन किए, बी में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, नर्सेस क्या क्या होती है, काइंड होती है, हम्बल होती है, डेडिकेटेड होती है, ऑनेस्ट होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके बाद और क्या ऐड कर सकते हैं, काफी स्ट्रेंथ होता है, यूनिटी बना के रखती है। फिर उसके बाद और भी हम लोग फर्दरली ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या होती है, इमोशनली एक सपोर्टर होती है, इमोशनली हम लोगों को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है स्टूडेंट्स, और आपको बताना है कि हाँ आप हेडिंग के साथ इस आंसर को बताने वाले हैं। और हमेशा हेडिंग के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। क्योंकि इसको अगर देखिए, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन इनलिस्ट और एक्सप्लेन। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन पूछा जाए तो आपको इन सारे फ्लो चार्ट के पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। और अगर सिर्फ इनलिस्ट बोला जाए मीन्स कि आपको बस मेंशन करना है। जैसे कि एग्जांपल, आपको घर में मम्मी क्या बोलती है कि जाओ मैंने लिस्ट बना के दिया है तो आप उन सारी चीजों को ले आओ, तो मम्मी उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती है ना, उसी तरह से बस आपको इनलिस्ट करना है, आपको बस लिस्ट करना है, बताना है, सारे के नेम्स देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनलिस्ट कर सकते हो। और अगर एक्सप्लेन बोले देन यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक 1 बाय 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल काइंड, तो हम लोग 1 लिखेंगे, काइंड लिखेंगे, फिर काइंड को भी बादल में बंद कर देंगे, फिर इसके बारे में भी 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा में क्या है, हम्बल है, तो दूसरा में लिखेंगे हम्बल, फिर हम्बल को भी बादल में बनाएंगे, कॉलम देंगे, फिर हम्बल के बारे में भी हम लोग 2 पॉइंट ऐड ऑन करेंगे। तो एज अ नर्सिंग इन नर्सिंग प्रोफेशन, अ नर्स शुड ऑलवेज बी काइंड टू देयर पेशेंट्स एज they will carefully and kindly talk to the person and treated as well। तो इस तरह से आप कुछ कुछ पॉइंट्स सारे में ऐड कर सकते हो और फर्दरली सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि उसमें लिखेंगे हम्बल, तो as nurses should always be humbly and respectfully give treatment to their patients। dedicated कि तो nurses are always dedicated to their work। उसके बाद honest, तो honest में कि nurses are always honest towards their responsibility। फिर उसके बाद emotional support, तो emotional, तो nurses क्या करती है, emotional support देती है patient को ताकि उसका केयर क्या हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। unity, तो nurses हमेशा, nurses always works in a togetherness, मतलब कि always works in unity to परफॉर्म एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो इन वर्ड्स को आपको थोड़ा थॉरली एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, हम लोग क्या पढ़ लिए, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, उसके बाद हम लोग को देखना है क्या, फंक्शंस, ठीक है। मतलब कि अगर सी में पूछ दिया व्हाट आर द फंक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ नर्स, तो ठीक है उसमें हम लोग देखेंगे आज इसमें क्या क्या है। तो पहला, नर्सेस क्या होती है, केयर गिवर होती है। नर्सेस gives care to the patients who are injured or sick in order to promote, prevent and rehabilitate the health। एजुकेटर होती हैं, आप देख सकते हैं क्या करती है, टीच करती है, पढ़ाती हैं पेशेंट्स को। उसके बाद एडवोकेट, तो प्रोटेक्ट करती है पेशेंट्स के राइट्स को, और उसके अगेंस्ट अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस वॉइस को रेस करने में हेल्प करती है। देन कम्युनिकेटर, नर्सेज ही होती है कम्युनिकेटर, जो पेशेंट, फैमिली और डॉक्टर के बीच कम्युनिकेट करके ट्रीटमेंट को क्या करती है, डॉक्टर का जो भी ऑर्डर होता है वो पेशेंट्स को बताती हैं, ठीक है।
साइड ही साइड आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो स्टूडेंट्स आपके पीपीटी के थ्रू, लास्ट में आपको पीपीटी मिल जाएगा सभी का। उसके बाद मैनेजर, मैनेजर क्या, तो केयर को ऑर्गेनाइज करती है। रिसर्चर, तो जो भी एविडेंस होता है, जो भी मतलब कि पेशेंट का प्रॉब्लम होता है उसके बारे में रिसर्च करती है, डॉक्टर से बात करती है। उसके बाद कोलैबोरेटर, तो डॉक्टर्स के साथ, डाइटिशियन के साथ वर्क करती है, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह के साथ वर्क करती हैं और बताती हैं जो भी आपका रिपोर्ट हुआ। उसके बाद काउंसलर, तो क्या करती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग देती है। रिहैबिलिटेटर, तो पेशेंट को वापस से उसका हेल्थ को रीगेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इस तरह से आप फंक्शन और रोल्स को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स मार्क माय वर्ड्स, फंक्शन एंड रोल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द FON सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इस पे बहुत ही कोर ध्यान देना होगा ताकि आप इस आंसर को डील कर सको। अब मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, हेल्थ। इसमें भी अगेन स्टूडेंट्स यही पूछता है एग्जाम में, डिफाइन हेल्थ, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो जिसमें आपको हेल्थ को डिफाइन करना है, एक आपको ऑथर के बेसिस पे करना है, एक आपको खुद से लिखना है। एक में लिखेंगे हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। एज यूजुअल आप हेल्थ का डिफाइन देंगे, और अगर साइंटिस्ट के नाम आता है तो उसमें WHO इस तरह से मेंशन कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेल्थ इज डिफाइंड एज, कॉमा देके डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। फिर जो हमारा डिफिनेशन होगा उसको हम लोग लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। देन आफ्टर हम लोग को नीचे में साइंटिस्ट का नेम या फिर जो भी ऑथर नेम है या जिसके द्वारा डिफिनेशन लिखा गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। हमेशा डिफिनेशन में आपको मेंशन करना है। और अगर आपको सेकंड डिफिनेशन नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप उस सेकंड डिफिनेशन को खुद से बना के लिख सकते हो। इसी आंसर को बस उल्टा पुल्टी कर देना और इसी आंसर को वहां पे मेंशन कर देना। और अगर 2 मार्क्स है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे हेल्थ लिख लेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे लिखेंगे स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल, मेंटल। तो आप ये वाला भी फ्लो चार्ट बना सकते हो हेल्थ के दूसरे डिफिनेशन में। आप ये वाला फ्लो चार्ट देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी बना सकते हो। उसके बाद पूछता है एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कि कौन कौन सा हमारा हेल्थ का डायमेंशन है। तो पहला क्या है, फिजिकल डायमेंशन, दूसरा क्या है, सोशल, तीसरा एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल, ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ में फिजिकल में आप क्या लिख सकते हो, मतलब कि फिजिकल डायमेंशन कि कैसे आपका जो बॉडी का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है वो, मतलब इसके बारे में लिख सकते हो कि कैसे जो हेल्थ है वो हमारे फिजिकल, मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर अच्छा हेल्थ होगा तभी हमारा जो बॉडी का कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, टोन है वो अच्छा है। जाहिर सी बात है जिसकी हेल्थ अच्छी है वही सुंदर रह सकता है। क्यों हम लोग रूटीन, मतलब कि सेल्फ केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन होता है, फिर खाने के लिए हम लोग डाइट रूटीन बनाते हैं, क्यों, ताकि हम लोग हेल्थ को अच्छा बना सके अपने अच्छे दिखने के लिए। तो वही फिजिकली में बोला गया कि मतलब हमारा बॉडी का क्या कॉम्प्लेक्शन है, बॉडी का क्या हमारा बिल्डअप है, उसके बारे में ये मेंशन करते हैं। सोशल में कि कैसे मतलब कि सोशली हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, लोगों से बात करने का तरीका होना चाहिए। अगर हम लोग हेल्दी होंगे तभी तो हम लोग अच्छे से बोल पाएंगे, बात कर पाएंगे, टहल पाएंगे। तो ये हम लोग सोशल हेल्थ में लिखते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ में लिखते हैं कि हमारे आसपास में क्लीनिंग रहना चाहिए, अच्छा सैनिटाइजेशन होना चाहिए, फुल्ली वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये सब हम लोग इन्वायरमेंटल में मेंशन करेंगे। स्पिरिचुअल में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, स्पिरिचुअल में जो भी हमारा बिलीफ्स होता है, नॉर्म्स होता है, कस्टम्स होता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हम लोग अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग उस चीज को क्या कर सके, अचीव कर सके। देन आफ्टर हमारा आता है मेंटल, मतलब कि हाउ वी थिंक, कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे दूसरे के प्रति हम लोग बात करने के टाइम एटीट्यूड को शो करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ में आता है। तो आपको इसी तरह से एग्जाम में सेंटेंस बना के लिखने हैं 1 by 1। इस तरह से पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक 1 by 1। उसके बाद हम लोग का आता है डिटर्मिनेंट्स में मतलब कि हेल्थ के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स, ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स या फिर फैक्टर्स क्या क्या हो गए, ठीक है। तो वो सब मेंशन्ड है। तो पहला क्या है, जेनेटिक मेकअप। जाहिर सी बात है हमारा जो हेल्थ होता है वो हमारे जेनेटिक मेकअप में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर अच्छा हेल्थ है तो हम लोग अच्छे से ग्रो करते हैं, हमारा जो बॉडी बिल्डिंग होता है वो एक प्रॉपर तरीके में सीक्वेंस में ग्रो करता है। इन्वायरमेंटल में हम लोग का क्या है, तो इन्वायरमेंट में हम लोग को ये बताता है कि कैसे मतलब कि इन्वायरमेंटली में हम लोग हेल्दी रह सके, कैसे हम लोग आसपास में क्लीनिंग वगैरह को मेंटेन कर सके। लाइफस्टाइल, मतलब कि आप कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं ना जी रहे हो, आपको बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल जीने के लिए
लिए लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह हो गया, बैलेंस डाइट, फूड वगैरह हो गया, ये सब आपको ऐड करने होंगे। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर अच्छा हेल्थ रहेगा तभी तो हम लोग कमा पाएंगे, खा पाएंगे, ताकि घर चला पाएंगे। जब हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो हम लोग कहां से कमा पाएंगे। हेल्थ इज वेल्थ, क्या होता है, स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, एजुकेशन। गुड हेल्थ लीड्स टू गुड एजुकेशन। वो बच्चे जो एक अच्छा खाना मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफ मेंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छा एजुकेशन ले पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। उसी तरह से ऑक्यूपेशन में मैंने जैसा कि बताया कि जब हेल्थ अच्छा होगा तभी हमारा जो भी मतलब ऑक्यूपेशनल फील्ड होगा वो भी प्रोबेबली वर्क कर पाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द हेल्थ आंसर। आप अगर आपसे हेल्थ के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह से आंसर करोगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारा क्या है, कम्युनिकेशन, जो कि हमारा है कम्युनिकेशन। तो इसमें अगेन पूछा है कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो कम्युनिकेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन को आपको डिफाइन करना है, आप देख सकते हो। तो हम लोग फिर से यहाँ पे वैसे ही स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग आंसर लिखेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरेक्टिंग विथ वन और मोर देन वन पर्सन फॉर शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इमोशंस, इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। तो इस तरह से आपको कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। एक आपको ऑथर के बेसिस पे लिखना है और एक आपको एज योर विश लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग का पूछा जाएगा एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप इस तरह से हमेशा एक फ्लो चार्ट बनाओगे जिसमें कि आपको शो करना होगा सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक, ठीक है। तो सेंडर किसको मैसेज भेजेगा, रिसीवर को, किसके माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। और रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को क्या करता है, डिकोड करके फीडबैक देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंडर, मैं सेंडर हो गई आप लोग के लिए, मैं क्या करूंगी, टॉपिक्स को इनकोड करके आपको बताऊंगी, और आप क्या हो, ऑडियंस क्या हो गया हमारा, रिसीवर, जो कि मेरे मैसेज को डिकोड करेगा। मैं जो बोली वो इनकोडिंग हुआ, और आप जो मैसेज मेरा देखोगे, इसके प्रति रिस्पॉन्स दोगे, वो आपका हो गया डिकोडिंग। मैं किस माध्यम से आपको इनकोड कर रही हूँ, तो मैसेज के माध्यम से, ठीक है। आपको बोल के, जो कि क्या हो सकता है, वर्बली हो सकता है, नॉन वर्बली भी, बोल के भी हो सकता है, या फिर इशारे से भी हो सकता है, ठीक है। तो रिसीवर क्या करता है, फीडबैक। तो इसको फिर हम लोग इस चार्ट को बना लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सेंडर क्या है, तो सेंडर विल सेंड द मैसेज एंड इनकोड द सेंटेंस टू द रिसीवर थ्रू द हेल्प ऑफ मैसेज और मीडियम और चैनल। मैसेज क्या है, तो मैसेज एक वैसा एलिमेंट, एक वैसा मीडियम, एक ऐसा चैनल है जिसके द्वारा सेंडर मैसेज को सेंड करता है। रिसीवर क्या है, तो रिसीवर विल डिकोड द मैसेज फ्रॉम द सेंडर थ्रू द हेल्प ऑफ मैसेज या फिर मीडियम, उस तरह से। उसके बाद क्या करेगा, इस चीज को वो फीडबैक देगा। फीडबैक किसको देगा, रिसीवर विल गिव द फीडबैक टू द सेंडर। अगेन ये साइकिल ऐसे ही वे में चलता रहेगा, आपको वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करना होगा। देन कम टुवर्ड्स द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कम्युनिकेशन। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है स्टूडेंट्स, मतलब कि इन्फ्लुएंस करता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपका 7 मार्क्स का होगा, उसमें आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया, दूसरा हमारा परसेप्शन हो गया, तीसरा हमारा डेवलपमेंट हो गया, जेंडर। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि कम्युनिकेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी से अपनी बात को मनवा सकते हो। तो कॉन्ग्रेंस इज द प्रोसेस बाय विच वी फील द स्टेट ऑफ एग्रीइंग विद द सेकंड पर्सन। आप क्या इसके एग्जांपल में देख सकते हो, व्हेन अ क्लाइंट इज वरीड अबाउट एंड एक्ट हर गार्डेड बट शी इज क्राइंग देन शी एक्ट्स एज अ मदर, ये आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो। उसके बाद परसेप्शन एंड नॉर्म, परसेप्शन एंड नॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मतलब कि जैसे कि कुछ भी तरह का आपका मतलब परसेप्शन हो गया, जैसे कि आप सामने वाले के लिए परसेप्शन बना चुके हो कि नहीं वो एक तरह का झूठा है, वो किसी का मर्डर किया तो आगे भी वो मर्डर ही करेगा। तो कहीं ना कहीं कभी कभी परसेप्शन भी क्या होता है, हम लोग को हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, रोकता है। डेवलपमेंट मतलब कि आपका किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, क्या बिलोंगिंगनेस है, वो भी मायने रखता है आपके कम्युनिकेशन को। जेंडर, जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल्स जो हो गई,
किसी भी बात को क्या है बहुत ही डीपली कंफर्म करके बात करती है, लेकिन बॉयज जो वो बस ऐसे ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं। तो जेंडर भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर बनता है या फिर बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल, मतलब कभी कभी सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत बहुत कम टाइम है या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बात करना नहीं चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ही सॉरो से डिप्रेशन से सफर कर रहे हो तो आप उस केस में क्या करते हो बात करने के लिए अवॉइड करते हो। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर उस पर्सन के साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप क्या करते हो वहां पे बात करने से आप डिक्लाइन कर देते हो। फिर इंटरपर्सनल एटीट्यूड, हमेशा एटीट्यूड बीच में आ जाता है, जैसे कि सामने वाला क्या बोल रहा है आप उसके प्रति क्या एटीट्यूड रखते हो वो भी बहुत मायने रखता है स्टूडेंट्स। फिर हमारा पर्सनल स्पेस, अगर कोई पर्सन सामने वाला जो आपका कम्युनिकेटर है अगर वो आपके पर्सनल स्पेस में को इन्वेड करता है तो आप वहां पे क्या करते हैं कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर देते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस आंसर। और आपको स्टूडेंट्स हमेशा फ्लो चार्ट बनाने के बाद इस आंसर को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे, फिर इसको भी हम लोग बादल में बना के बंद कर देंगे, फिर इसको कॉलम देंगे, फिर इसके बारे में एक लाइन दो लाइन लिखेंगे, फिर उसी तरह से हम लोग दूसरा परसेप्शन लिखेंगे इसके नीचे, उसके बारे में भी दो लाइन लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। डेवलपमेंट लिखेंगे, उसके बारे में भी दो लाइन लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आपके फ्लो चार्ट के सारे पॉइंट्स को वन बाय वन स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप क्या आपका आंसर है फ्लो चार्ट, डिफिनेशन और ये फैक्टर्स हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरे क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, व्हाट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर से, जो कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है और आप लोग अपने अपने क्लासेस में पढ़े होंगे, आपके बुक्स में लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लूइड। तो इस तरह से आपको फिर से डिफिनेशन बताना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि क्या करता है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ताकि वो आगे हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को, फंक्शन को क्या करे, एक्सेलरेट कर सके। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद है फंक्शन ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है फंक्शन ऑफ फ्लूइड्स। इसमें आपको लिखना है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्ट्स एंड कुशन्स वाइटल ऑर्गन्स। ये क्या करता है हमारा जो भी साइनोवियल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और वाइटल फ्लूइड जो भी हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सभी क्या करता है हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, कुशनी प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में थर्ड क्या है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, क्या करता है फ्लूइड के माध्यम से ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाता है। फिर चौथा क्या है हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, हमारे फूड को क्या करता है एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या करता है लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट स्पेसेस, मतलब कि जो भी हमारा जॉइंट स्पेसेस है उसमें लुब्रिकेंट का ये काम करता है। इंप्रूव्स इंटेस्टाइनल हेल्थ, हमारे इंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा बनाता है। कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, किससे करता है स्टूडेंट्स कॉन्स्टिपेशन से क्या करता है स्टूडेंट्स प्रिवेंट करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बॉडी फ्लूइड्स, जो भी हमारे फ्लूइड्स को कौन कौन क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है। तो मेडिकल मतलब कि क्या हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, एज हो गया, क्लाइमेट हो गया, स्ट्रेस, डाइट, इलनेस, मेडिकेशन। मतलब कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल डायूरेटिक्स लेते हैं, फॉर इसके एग्जांपल में आप लोग क्या लिख सकते हो डायबिटिक पेशेंट में डायूरेटिक्स क्या करता है स्टूडेंट्स हमारे ट्यूबुलर सिक्रीशन को क्या करता है कम कर देता है। लैसिक्स, जो हम लोग मेडिसिन लैसिक्स लेते हैं, जो भी मतलब कि डायबिटिक के पेशेंट लैसिक्स लेते हैं फूड एडेमा से, मतलब कि जो फूड एडेमा हो जाता है उसके रिलीफ के लिए लैसिक्स क्या करता है बॉडी के फ्लूइड को क्या करता है एलिमिनेट करता है थ्रू एलिमिनेशन, थ्रू मिक्चुरेशन, मतलब कि जो भी मतलब कि हम लोग क्या करते हैं यूरिन पास करते हैं उसके थ्रू क्या करता है ये पास करवाता है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंस किया। फिर एज, जैसे कि मान लो कि बूढ़े और बच्चों में क्या होता है जो हमारा यूरिनरी स्फिंक्चर होता है वो क्या होता है फीवल हो जाता है, मतलब कि इमेच्योर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये चीज एज भी मतलब क्या होता है इन्फ्लुएंस होता है हमारे फ्लूइड के
फंक्शन में। फिर क्लाइमेट, क्लाइमेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल देख लो, अगर ठंडी है, गर्मी में क्या होता है, हम लोग ज्यादा फ्लूइड को लेते हैं, इनटेक करते हैं, लेकिन वही अगर विंटर है तो हमारा जो फ्लूइड इनटेक होता है वो कम जाता है। उसके बाद स्ट्रेस, अगर हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक एडीएच नामक क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है, ये हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो हो जाता है। उसके बाद है हमारा डाइट, किस तरह का हम लोग डाइट ले रहे हैं। अगर सिर्फ हम लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग फ्लूइड का इंटेक कम कर रहे हैं, फ्लूइड इंटेक नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी हमारा क्या होता है, डाइट मतलब कि जो हमारा बॉडी का फ्लूइड का मतलब एब्जॉर्प्शन है वो अल्टर हो जाता है। इलनेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को इलनेस है, जैसे कि मान लो किसी का सर्जरी हुआ है, तो उस केस में डॉक्टर बोलते हैं कि इसको एनपीओ पे रहना है। उसके बाद जो मतलब जो भी हमारा पेशेंट होता है वो तुरंत तो उस बीमारी से नहीं निकलता है और उसके बाद भी वो फ्लूइड को नहीं ले पाता है, जिसके कारण से वहां पर भी फ्लूइड अल्टरेशन होता है। उसके बाद मेडिकेशन, एज सेम एज अगर मेडिकेशन ले रहा है कोई भी तरह का, तो उसमें भी वो क्या करता है, अवॉइड करता है फ्लूइड इनटेक। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का क्या फंक्शन है, फ्लूइड में क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही VBI क्वेश्चंस में से एक है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, नर्सिंग प्रोसेस। Nursing process, this is the most asked question of FON, PYQ, previous year question, one of the most PYQ questions of your FON fundamental subject, जो कि क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, हमेशा डिफिनेशन को उसी मैनर में डिफाइन करेंगे जो कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया। नर्सिंग प्रोसेस इज डिफाइंड एज, पहले आपको प्रीफिक्स लगाना है, हर डिफिनेशन को लिखने के लिए पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना है, उसके बाद लिखेंगे द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक पेशेंट सेंटर मेथड यूजेस बाय नर्सेस टू प्लान एंड प्रोवाइड केयर, इज नोन एज नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अगर ऑथर का नेम है तो वहां पे ऑथर का नेम मेंशन कर देंगे। उसके बाद एक डिफिनेशन आपको एज योर विश लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डिफिनेशन में क्या लिखेंगे। उसके बाद हमारा है स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ऑलवेज लर्न स्टूडेंट, स्टेप्स को हमेशा एक्रोनिम में लिखेंगे। तो एक्रोनिम के लिए ACRY, मैं आपको स्टेप्स लिखने के लिए एक एक्रोनिम बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप याद कर सको। एड पाई, एड का ए से ADPIE, मतलब कि एड पाई, एक पाई ऐड करो, ठीक है, याद रखना। एड पाई ADPIE, ए से असेसमेंट, डी से डायग्नोसिस, पी से प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। असेसमेंट, असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट जो है सबसे इनिशियल प्रोसेस है हमारे नर्सिंग प्रोसेस का, इन विच वी डू विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम हेड टू टो। हम लोग इसमें विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का हेड से टो तक। उसके बाद क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। क्या करते हैं, वी विल फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या करते हैं इसे, ट्रीटमेंट के मतलब कि जो भी उसकी इलनेस है, जो भी उसका डिजीज कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्नोस करते हैं बीमारी को। वी विल डायग्नोस द डिजीज कंडीशन। उसके बाद जो भी डिजीज कंडीशन आया उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। हमेशा जो हमारा स्टेप्स होगा, जो हमारा फ्लो चार्ट वाला पार्ट होगा, उसको फ्लो चार्ट में बना करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद प्लानिंग को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन को, और फिर इवैल्यूएशन को। कि प्लानिंग क्या है, हम लोग डिजीज के लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि क्या क्या मतलब कि हम लोग उसको दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फीवर है, तो फीवर में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फीवर के लिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसका एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। फिर उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अप्लाई। ऑलवेज अप्लाई द प्रायर प्लानिंग या फिर प्रायर इंटरवेंशन इन द इंप्लीमेंटेशन। जो भी प्लानिंग करते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। देन आफ्टर इवैल्यूएशन, हम लोगों ने जो डायग्नोस किया, प्लान किया, अप्लाई किया, उसके बाद उसका क्या आउटकम, क्या रिजल्ट आया, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो ये हमारा आउटकम या रिजल्ट बोल लो, वो क्या हो गया,
इवैल्यूएशन, वो हमारे इवैल्यूएशन में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप स्टेप्स को क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो वन बाय वन, जिससे कि आपका बहुत ही इंपैक्टफुल, और आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो, असेसमेंट में एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे कि किसी भी तरह का रेडनेस हो गया, पैचेस हो गया, एडिमा हो गया, ये सब आप लोग विजुअल एग्जामिनेशन, असेसमेंट में हमेशा क्या करते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमेशा हम लोग विजुअल एग्जामिनेशन असेसमेंट में करते हैं, हम लोग विजुअली आंख से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ पेशेंट को किसी भी तरह का बॉडी पे पैचेस, इंजरी, माइनर कट, अगर किसी भी तरह का स्वेलिंग वगैरह, एडमा है, तो उसको हम लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं व्हाट आर द नर्सिंग प्रोसेस, मतलब कि नर्सिंग प्रोसेस क्या क्या है। तो अगेन इसमें आपको वन बाय वन स्टेप को क्या करना है स्टूडेंट्स, बताना है, मतलब कि एक साइक्लिक वे में आपको बताना है कि असेसमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, प्लानिंग क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है कि असेसमेंट में क्या, असेसमेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि क्या क्या होता है, हमारा इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, फिर उसमें कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकसन, देन आफ्टर क्या हो गया, एक हमारा परकसन के बाद ऑस्कल्टेशन, उसके बाद डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस में आपको स्टेप्स बताना है कि डायग्नोसिस, मैंने आपको डायग्नोसिस चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मेंशन किया था कि डायग्नोसिस में क्या क्या स्टेप्स होता है। उसके बाद प्लानिंग का जो भी स्टेप्स होगा वो लिखेंगे, इंप्लीमेंटेशन का स्टेप्स लिखेंगे, इवैल्यूएशन का स्टेप्स लिखेंगे, और इसमें स्टूडेंट्स एक की पॉइंट बना देंगे ताकि एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को समझ में आए, और सभी में एग्जाम्पल डालेंगे। इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद स्टूडेंट आपको सभी को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, जो भी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है उस नोट्स के हेल्प से आपको वन बाय वन टॉपिक को देख लेना है और सभी को एक्सप्लेन करना है। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक तरह का आपका थॉरली स्टडी के लिए, एक तरह का क्रैश कोर्स टाइप का है, ताकि आप जान पाओ कि कैसे एग्जाम में पेपर को लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील आउट करेंगे स्टूडेंट्स, नर्सिंग प्रोसेस, एंड ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये भी नर्सिंग प्रोसेस का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। पहला क्या पूछा गया, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, दूसरा पूछा गया स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, और ये क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाना है और इसको डील करना है। तो पहला क्या है, हमारा फ्लो चार्ट बनाएंगे इस तरह से, और हमेशा मार्क करेंगे कि आप कितने पॉइंट्स ऐड ऑन कर रहे हो। तो पहला प्रॉब्लम ओरिएंटेड, दूसरा यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तीसरा साइक्लिक एंड डायनेमिक, चौथा इंटरपर्सनल, पांचवा इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डिजाइनिंग वेज, छठा गोल ओरिएंटेड, सातवां ओपन एंड फ्लेक्सिबल, आठवां क्लाइंट ओरिएंटेड, नौवां सिस्टमैटिक एंड प्लान, 10वां क्या हो गया, एम्फेसिस ऑन फीडबैक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है, पॉइंटिंग करना है, मार्क करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो यू हैव टू एटलीस्ट ऐड 6 पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। हालांकि इसमें 10 मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया। देन आप इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद सुंदर सा इसी तरह से फ्लो चार्ट बना लोगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको इन सभी को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है कि कैसे। तो नर्स हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड, नर्सेज ऑलवेज सीक द प्रॉब्लम ऑफ द कोर प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। हमेशा वन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, फिर उसको भी बादल बनाएंगे, फिर इसमें भी 2 पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, गोल ओरिएंटेड, फिर उसको भी हम लोग बादल में बनाएंगे, फिर उसको भी कॉलम देंगे, फिर उसको भी 2 पॉइंट। सारा पॉइंट्स को आपको, जैसे कि आप एग्जाम में 6 पॉइंट लिखते हो तो सारे पॉइंट्स को आपको वन बाय वन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट। ठीक है, कैसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो नर्सिंग प्रोसेस यूनिवर्सली एप्लीकेबल इसलिए क्योंकि ये सारे ऑल ओवर इंडिया क्या करती है, सारी नर्सेज इसी सिस्टमैटिक वे में यूज करके इफेक्टिव केयर को प्रोवाइड करती है। साइक्लिक एंड डायनेमिक मतलब कि अगर असेसमेंट, प्लानिंग, डायग्नोसिस, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन हो गया और अगर हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला तो वापस से हम लोग को असेसमेंट करना पड़ता है उसी बीमारी के बारे में। वही कहा गया साइक्लिक एंड डायनेमिक। और जरूरी, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस, जरूरी नहीं है
कि दोनों क्लाइंट को अगर एक ही बीमारी है तो दोनों क्लाइंट का सिम्टम्स भी एक होगा, डिफरेंट हो सकता है, दैट इज डायनामिक। उसके बाद बोला गया है ओपन एंड फ्लेक्सिबल। नर्सेज ओपनली क्या करती है, पूछती हैं, उनके क्या करती है, उनके कंफर्ट जोन में जाकर के, उनके लैंग्वेज में जाकर के उनसे बात करती है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस पॉइंट्स इन अ वेरी प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैनर टू मेक योर कॉपी मोर बेटर, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर अटेंटिव। तो इस तरह से आप पेपर को इसमें लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को देख लो आप लोग एक बार। इस तरह से आपको सभी को फ्लो चार्ट बनाने के बाद वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, then come to the last topic, that is our हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दैट इज आवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख के बादल में, अगर मान लो आपसे डिफाइन पूछता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज द एडमिनिस्टर्ड द ड्रग इनटू द डिजीज कंडीशन सफरिंग अ पेशेंट इन द थ्रू द इंजेक्शन इन द आईवी, लाइक आईवी फ्लूइड हो गया, ओरली हो गया, हमारा जो भी मतलब कि सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलरली, इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन इज नोन एज, क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एक ऐसा दवा मतलब कि देने का, या फिर दवा मतलब कि एडमिनिस्टर करने का एक ऐसा प्रक्रिया, एक तरीका है जिसमें कि फ्लूइड को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर ओरली हम लोग टैबलेट देते हैं, सबक्यूटेनियसली मतलब कि स्किन के मतलब कि नीचे हम लोग लेयर में देते हैं, इंट्राडर्मल मतलब कि स्किन में हम लोग देते हैं, जिससे क्या हो, पेशेंट को रिलीफ मिल सके। वही हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जो कि क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स होता है। दूसरा, पहला क्वेश्चन तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, दूसरा पूछेगा टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि किस किस तरह से दवा को हम लोग बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। तो पहला हो गया हमारा स्टूडेंट सबक्यूटेनियस, जो कि क्या करता है, इंजेक्शन गिवन इनटू टिश्यू जस्ट बिलो द डर्मिस ऑफ स्किन, मतलब कि स्किन के जस्ट नीचे जो लेयर होता है उसमें हम लोग देते हैं, दैट इज योर आवर सबक्यूटेनियस। उसके बाद इंट्रामस्कुलर, मतलब कि डायरेक्ट मसल्स में देते हैं उसको। फिर उसके बाद इंट्रावेनस, मतलब कि डायरेक्ट हम लोग वेन में देते हैं। उसके बाद इंट्राडर्मल रूट। इसी तरह से आप लोग फ्लो चार्ट बनाना और बस शॉर्टली लिखना। देख लो कितना कम लिखा हुआ है, आप फ्लो चार्ट के थ्रू बनाते हो, आपका पेपर बहुत भरेगा। आप लोग खुद ये बात सोच के देखो कि अगर आप थॉर्डली लिखते हो और अगर टेबल या चार्ट बनाते हो तो कौन ज्यादा आपका पेपर भरेगा, कौन ज्यादा पेपर फिल करेगा, कौन ज्यादा टाइम लेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा बट आपके पेपर को बहुत अच्छा बनाएगा। और देखो स्टूडेंट्स, कंटेंट आप क्या लिखते हो वो मैटर करता है। पेज भरना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप किस वे में, किस तरीके से, यकीन मानो स्टूडेंट्स, मैं इसी तरह से अपना पेपर लिखती थी। मेरा हर 40-40 पेज का पेपर रहता था, मेरा हर 1 और 2 पेज के बाद एक फ्लो चार्ट रहता था, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है What are the factors influencing drug actions, मतलब कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है। ठीक है, अगर इसमें इनलिस्ट पूछता है तो आपको बस फैक्टर को बताना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे कि जेंडर हो गया, डाइट हो गया, एज हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इलनेस हो गया, टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर, जैसे कि बॉयज और गर्ल्स हो गया। तो बॉयज में क्या होता है, कभी कभी डोजेस ज्यादा पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, गर्ल्स में वही डोज अगर पड़े तो वो ज्यादा क्या होता है, ओवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डाइट, आप कौन सा खाना खाते हो, खाना खाने के पहले लेते हो, खाना खाने के बाद लेते हो, ये मैटर करता है। एज, जैसे कि हर एज में एक ड्रग डोज होता है जो कि कैलकुलेट करके उसको हम लोग देते हैं। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन, बॉडी का क्या बीएमआई है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, या फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं,
मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं। इन्वायरमेंट मतलब कि वो उसका ग्रोथ किस इन्वायरमेंट में हुआ है, मतलब कि ठंडी में दे रहे हैं या फिर गर्म है या फिर गर्मी में है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि हम लोग कैसा मेडिकेशन दे रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है या फिर गंदा है। उस टाइप में भी अगर वो कंटामिनेटेड एरिया में रह रहा है तो उसके कारण भी कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ड्रग होता है बॉडी को सूट नहीं करता, फिर किसी भी तरह का इलनेस हो गया। और बहुत मायने रखता है कि किस टाइम पे हम लोग दवा दे रहे हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब ऐसे कुछ फैक्टर्स है स्टूडेंट्स जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद हमारा क्या है, 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसा, ऐसा 10 कौन कौन सा राइट है जो कि हमारे मतलब कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो राइट पेशेंट मतलब कि हमेशा जो हमारा पेशेंट होगा उससे हम लोग नाम पूछेंगे, हम लोग को पता है नाम, हम लोग फिर भी उसका नाम पूछेंगे। जो हमारा बैंड होगा उसको हमेशा, हर एक पेशेंट का बैंड होता है, आपको बैंड चेक करना है। उसके बाद उसी को मेडिसिन, राइट ड्रग, किस पेशेंट को कौन सा ड्रग है हम लोग वो ड्रग देंगे। उसके बाद राइट डोज मतलब कि कितना उसको डोज ऑर्डर किया गया है वो हम लोग देंगे। फिर राइट रूट, अगर ओनली है तो ओनली देंगे, आईएम है तो आईएम देंगे, आईवी है तो फिर आईवी देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद राइट टाइम मतलब कि जिस टाइम में बोला गया और उतने ही फ्रीक्वेंसी से देंगे। फिर हमारा राइट डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि अगर जो दवा दे रहे हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखेंगे। राइट रीजन, किस वजह से दे रहे हैं वो भी लिखना है। राइट रिस्पॉन्स मतलब कि अगर वो दवा दे रहे हैं तो रिस्पॉन्स सही आ रहा है या नहीं, किसी भी तरह का एलर्जी तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। राइट पेशेंट, अगेन दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। एंड राइट टू डिफ्यूज, अगर पेशेंट मना करता कि नहीं हमको दवा नहीं लेना है तो हमें उस राइट को भी केयरफुली देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको आज हमने डील किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को कैसे एक प्रॉपर वे में लिखते हो, कैसे सजा के लिखते हो, कैसे कॉपी को बनाते हो, ये सिर्फ आप पे निर्भर करता है कि आप कितना मार्क्स लाते हो, वो आप पे निर्भर करेगा। और आपको देखना होगा स्टूडेंट्स कि कैसे आप पेपर को लिख रहे हो। तो ऑलवेज मेक योर कॉपी वेरी अटेंटिव एंड वेरी इंपरेटिव। एंड अगर आपको इसके बाद भी कोई टॉपिक चाहिए तो मैं इसके लिए नेक्स्ट आवर में वीडियो बना दूंगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ताकि आप लोग इससे ज्यादा प्रैक्टिस कर सको और आप जान सको कि हाँ मैम और कौन कौन सा टॉपिक को डील करना है। आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।